नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो खास इस मायने में है क्योंकि आज की जो जरूरत है एआई, उस पर उन्होंने फोकस किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अच्छी बात यह है कि चंडीगढ़ के साथ साथ में लखनऊ के आसपास यानी कि उन्नाव में भी एक बड़ा कैंपस यहाँ पर स्टेब्लिश किया। करीब 2,500 करोड़ रुपए का एक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया और शानदार यूनिवर्सिटी चल रही है। और इनका मेन फोकस है कि कैसे आज के समय में जो एआई आज की जरूरत बन गई उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी आपका। ये बड़ी बात है कि आपने एक उन्नाव जैसे शहर में, जो कि दो और शहर को कनेक्ट करता है, लखनऊ और कानपुर, उसके बीच में आपने ये कैंपस बनाया है। कहाँ से आपको आइडिया लगा कि और क्यों ये आइडिया आया कि उसको उन्नाव में बनाया जाए? जी, उन्नाव में हमारा जो 12 साल का पिछले 12 साल का जो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस और एक जो प्रोजेक्शन हमने बनाया था, उसके हिसाब से उन्नाव की जो पोटेंशियल है और जो इसमें एक इनोवेशन का माइंडसेट है, जो हमारे ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी के रूल में जो हमारा एक मोमेंटम टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ है, उसके हिसाब से हमें एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नजर आई कि हम उत्तर प्रदेश में एक नया कैंपस जो है उसकी इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे। उसी के साथ जो हमें एक उन्नाव के जो डिस्ट्रिक्ट में हमें जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने ये सही समझा कि यहाँ पे जो ऑडियंस है और जो यहाँ पे पब्लिक है वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। और इसी से हमें जो लगा कि ये हमारे लिए काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी। ये एक बड़ी बात है कि आप उन्नाव को क्रेडिट दे रहे हैं कि एडवांस यहाँ की पॉपुलेशन है और लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहती। आपके अपने विषय की बात करें तो आपका भी बड़ा वर्साटाइल नॉलेज रहा है। आपकी अपनी स्कूलिंग सारी ज़्यादातर विदेश में, आप अमेरिका भी रहे 2 साल तक। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका? जी, मैं बताना चाहूँगा कि भारत में मैंने 9th क्लास तक मैंने अपना एजुकेशन निभाई। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूनाइटेड स्टेट्स की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में अपना जो एक स्कूलिंग कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मैंने अपने 2 साल बिताए। वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही एनरिचिंग रहा और बहुत ही आई ओपनिंग रहा। जो कल्चर, जो एजुकेशन की उनकी मेथडोलॉजीज, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मुझे 2 साल में ही वहाँ पे देखने को मिला, वो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि वो शायद मेरे को इंडिया में ना मिलता। तो उसके बाद जो बाकी के 2 साल स्कूलिंग के और 4 साल यूनिवर्सिटी के मैंने कनाडा में बिताए। हाँ, आप वहां से यूएसए से आप कनाडा शिफ्ट कर गए। क्यों आपने अमेरिका क्यों छोड़ दिया? कनाडा में आपको क्या लगा कि ज्यादा वहाँ? जी, उसका मेन जो एक रीजन था कैनेडियन सिटीजनशिप, क्योंकि आई एम अ कैनेडियन सिटीजन। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी वहां मिली कि जो मेरा एक पीआर कार्ड का जो एक प्रोसेस रहता है, उसके बाद जो आपको सिटीजनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो आई फेल्ट लाइक कि वो मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी और एक पाथवे उसने खोल दिया था। उसके बाद मेरा जो 4 साल का यूनिवर्सिटी का वहाँ एक्सपीरियंस रहा इन बैचलर्स ऑफ साइंसेज, बहुत ही एक यूनिक पेडागोजी और यूनिक इनोवेटिव माइंडसेट के साथ एक प्रेपरेशन जो वहाँ पे स्टूडेंट्स का किया जाता है, वो शायद ही कहीं पे उसका जो मॉडल है अप्लाइड होगा। उसी के साथ ये माइंडसेट से मैं इंडिया में आया था। नहीं, मेरा अगला क्वेश्चन शायद वही था कि आपको क्या चीज, वो क्या अट्रैक्शन था जो आपको वापस इंडिया खींच लाया कि आपको इंडिया में ही काम करना है? जी, शुरुआत से ही मेरा जो गोल था बाहर जाने का, इट वाज टू गेट एक्सपोजर। इट वाज टू गेट कि जो भी उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेटिव माइंडसेट्स हैं और आउटसाइड द क्लासरूम जो टीचिंग के उनके मॉडल्स हैं, वो हम यहाँ पर आके अप्लाई कर सकें। और क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पिछले 12 सालों से एक लेगेसी जो था, एक जो उनका
एक अचीवमेंट हमने प्राप्त की थी, उसको मैं चाह रहा था कि ये न्यू कैंपस और ये जो न्यू उत्तर प्रदेश में एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम सही तरीके से आगे ले जा पाए। और जो मेरा एक्सपोजर है जो मुझे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मिला है उसको मैं यहाँ अप्लाई करके एक अच्छे तरीके से उसको एक यूनिकनेस मैं दे पाऊँ। आपकी फिजिक की बात करें तो आप तो स्पोर्ट्समैन लगते हैं, और आप, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, आपको रग्बी से बड़ा प्रेम था। आप स्पोर्ट्स छोड़ करके इधर एजुकेशन में कैसे आ गए? स्पोर्ट्स छोड़ करके देखिए वो आई हैड डन एज अ पैशन। Yeah. उसमें एक प्रोफेशनल लेवल पे तो आई कैन नॉट से दैट आई वाज दैट सीरियस, बट एक जरो एक शौक था, एक मतलब कि उसका एक चाहत थी कि हम उसमें कुछ कर पाए। बट एक जो देश को आगे ले जाने के लिए जो एक मन में क्षमता थी, anyways, even though I'm a Canadian citizen, but I'm born in India. So I always wanted to give back to the nation, give back to the country, and I had seen this as a good opportunity to do that. And what better opportunity than a university to take forward the future of Bharat? आपने उन्नाव जैसे शहर में 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एक अपने आप में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या चीज थी जो आपको अट्रैक्ट किया? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज थी, या और दूसरी चीजें थी जिन्होंने आपको आकर्षित किया कि आप यहाँ पर आइए? जी, मैं बहुत ही खुशी से कह सकता हूँ कि शुरू से लेकर एंड टू एंड फ्रॉम द इंसेप्शन इटसेल्फ हमें जो सपोर्ट और हमें जो रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन और गाइडेंस उत्तर प्रदेश सरकार से मिली है वो नेक्स्ट टू नन है। उसमें हमें जिस जिस टाइप की गाइडेंस, काउंसलिंग, नेविगेशन का जो एक चीज होती है वो हमें उत्तर प्रदेश सरकार से मिली है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि कहना चाहता हूं कि ये जो एक हमारी यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट ही इतने कम टाइम पे जो हुई है वो उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। चलिए, आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई, यहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं? जी, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है जिसमें एक डाइवर्स रेंज हम लाना चाह रहे थे, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, जिसमें एमटेक और बीटेक दोनों हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन दोनों दे रहे हैं। फार्मेसी एक हमारा प्रोग्राम है जो एक रेगुलेटरी के अंडर हम ऑफर कराते हैं। फॉरेंसिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, साइंसेज में हमारे कई प्रोग्राम्स हैं। और हमारा जो एक लिबरल आर्ट्स का एक बहुत एक यूनिक एआई पावर्ड जो एक मॉडल है वो हम लाना चाह रहे हैं जिससे ह्यूमन और मशीन इंटरैक्शंस पे हम काम कर पाएं और उसको एक जो एथिकल वे से एआई की यूटिलाइजेशन है वो एक कंप्लीट हमारे यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम में इनकलकेट कर पाएं। आपने बहुत शानदार बात की, आपने 3 चीजों को मर्ज किया। आपने मैन, मशीन और तीसरा जो ह्यूमन एथिक्स है, इन तीनों को मिलाना इतना आसान नहीं, क्योंकि एआई पर बात करना और ये मशीन को ह्यूमन से कनेक्ट करना, उसके बाद एथिक्स पर भी ध्यान रखना, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए आज की जो अपॉर्चुनिटीज और जो पाथवेज टेक्नोलॉजी और एआई ने खोल दिए हैं जी। उसको नेविगेट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, जिसके थ्रू हमारा जो ये एक पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी इज नॉट कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही आगे लेकर जाना है जी। उसके जो अराउंड एथिक्स हैं और उसके जो अराउंड रिस्क्स हैं हमें उनकी अवेयरनेस और उनकी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स में भी और जो हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स जिसमें इंडस्ट्री भी, गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी इसमें आती है, उसको हमने एक मिशन में ही इंटीग्रेट किया है जिसके थ्रू हम वो जो गाइडेंस है, वो जो नेविगेशन है उनको दे पाएं और ताकि वो अच्छे से एक सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर पाए। क्योंकि आपका फोकस पूरा एआई पर है, तो आपने एआई पर ज्यादा काम किया अपने कैंपस में। क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर? जी, एआई को की अगर बात की जाए तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीयू जो लैब है उसके थ्रू हमारा जो एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, रिसर्च इकोसिस्टम है और जो हमारी करिकुलम के अंदर इंटीग्रेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, करीब करीब 20 से 30% हर एक प्रोग्राम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन है, जिसमें हमारा जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स हैं उनमें एआई की जो टेक्नोलॉजी है
और उसके जो मतलब हार्डवेयर के साथ जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो हम दिला रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ। और जो आउटसाइड ऑफ टेक्निकल प्रोग्राम्स है जहाँ पे एआई की एप्लीकेशन है उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन कराना हम सिखा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे क्लासरूम्स हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एंटायर इकोसिस्टम of university, even the administration that is running the university is completely AI powered with humans in loop Yeah. of the AI workflows that we have made through the AI technologies that we are researching upon ourselves. भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो यहाँ 10% लोगों के पास में ही पूरा पैसा है, तो वो 10% लोग ही इतनी बड़े कैंपस में आ सकते हैं। क्या आपका फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी यहाँ तक आकर के अपनी पढ़ाई कर सकें? जी, एक जो हम मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी, उसमें से मैंने एक चीज जो है वो सीखी है कि अफोर्डेबल एजुकेशन या is the only thing that can take the country forward to the next level. इसी विजन से हम इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर लेकर आए थे कि ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे और रिसोर्सेज पे हम प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट्स को, जिसके थ्रू जो एक एम्बिशन है स्टूडेंट का और जो एक उनका गोल है लाइफ में करियर को लेकर, अपने खुद के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, जो है वो एक अफोर्डेबल और एक सस्टेनेबल मॉडल के थ्रू वो आगे लेकर जा पाए थ्रू दिस यूनिवर्सिटी, थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने स्कॉलरशिप्स की भी एक जो डाइवर्स वैरायटी मैं है। स्कॉलरशिप पर आऊंगा, मैं पहले फीस स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगा कि जो जिससे कि लोगों पे मैसेज जाए कि अफोर्डेबल है, जैसे आपने कहा कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो कितना आपका फीस स्ट्रक्चर कितना है? फीस स्ट्रक्चर जो हमारा है इट रेंजेस फ्रॉम 70,000 टू 2.5 lakhs Okay. जो हमारे प्रोग्राम्स हैं। बट जो हमारा आरओआई का मॉडल है वो बहुत यूनिक है कि डे जीरो से ही, आई एम नॉट सेइंग डे वन, डे जीरो जब स्टूडेंट हमें बिल्कुल बिफोर एनरोलमेंट ही जो हमारा एक यूनिक एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम है, उससे एक एडवांस इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन डायरेक्टली स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड इवन बिफोर दैट व्हेन दे आर इन हाई स्कूल we have various programs that we offer to the students wherein they are able to directly get in touch with the faculty as well as the industry that they're aspiring to go into, and have a complete interaction and a session with them through which various other micro credentials are also offered to them through that. But what I have come to know that you are giving the scholarship, a huge amount of scholarship is you are just giving around 50 crores, what I have learned. So how the children may get this scholarship? So we are having a common entrance test. It is called the Chandigarh University Common Entrance Test, or the CUCET, through which you have a merit-based scholarship range that you can enter into. You have various. मुझे लगता है अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो ज्यादा तक दूर तक बात पहुंच पाएगी। आपके पास कई ऑप्शंस हैं इस स्कॉलरशिप को अवेल करने की, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर। जो भी आपकी स्कोर की रेंज है उसी हिसाब से आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट अप टू 100%, 100% तक आपको स्कॉलरशिप अवेल करने का मौका मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज तो खुल जाती हैं, लेकिन वो एक जो स्केल होता है जहां तक पहुंचाई थी वहां तक पहुंच नहीं पाती। नैक की अगर हम बात करें या दूसरे और उसकी बात करें तो हमारे देश की यूनिवर्सिटी काफी पीछे रह जाती है, हम 100 में भी नहीं आते हैं। आपके क्या प्रयास हैं कि आप इसको किस स्तर पर लेके जाएंगे और क्या प्रयास चल रहे हैं उसके लिए? जी, नैक के जो पैरामीटर्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी को अप्लाई होने चाहिए, ये मैं कंप्लीटली अग्री आपसे करता हूँ। पर जो एक हमारी लेगेसी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब कैंपस की, उसमें अगर आप देख सकते हैं तो वी आर नैक A+। उसी सेम मेथडोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यहाँ इस कैंपस में लेकर आए हैं, जिसके थ्रू एक जो टारगेटेड रिसर्च आउटपुट और इनोवेशन के और टीचिंग लर्निंग और ग्रेजुएशन आउटकम्स के जो पैरामीटर हैं नैक में, उनको हमने बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया है अपने करिकुलम और टीचिंग लर्निंग में, जिसके थ्रू हमारा कंप्लीट ये एम्बिशन है, ये प्लान है कि हम
at the end of 3 or 4 years we will be able to get the best result in NAC as well. आपने कहा कि आप यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि बिग इंडस्ट्रीज हैं उसमें लोगों को इनरोलमेंट मिल सकता है, डायरेक्ट जॉब भी मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। बिल्कुल। अब फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें या यूट्यूब की बात करें, इसके अलावा और कौन कौन से कंपनीज हैं जो आपसे एसोसिएटेड हैं? तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत से ही हमारा जो एक नेटवर्क रहा है, हमारी जो लेगेसी के थ्रू 1000 से भी ऊपर जो कंपनीज का नेटवर्क रहा है, वो कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू दिस यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एक रिलेशनशिप है, एक एंगेजमेंट है, उसको हमने सॉलिडिफाई किया है इस यूनिवर्सिटी में थ्रू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड थ्रू अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स शेयरिंग, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को हम एक हैंड्स ऑन और फर्स्ट हैंड एक्सपोजर इन इंडस्ट्री का दे पाते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन और कॉर्पोरेट का जो गैप है उसको हम ब्रिज कर पाए और स्टूडेंट्स को एक अच्छा ट्रांजिशन दे पाए यूनिवर्सिटी लाइफ से जो उनकी जॉब लाइफ है उसमें हम दे। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का चला है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे उनको विदेश में जाने का कितनी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादातर विदेश जाना पसंद करते हैं। उसके लिए क्या क्या दरवाजे हैं, क्या एवेन्यूज़ हैं और बाकी ये कैंपस कब कंप्लीट होगा, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। संधू जी, भारत के लोगों की चाहत होती है कि वो विदेश जाएं। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कभी चाइना चले जाए, कभी अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए, कनाडा चले जाए। उसके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई तरह का स्ट्रक्चर है कि वो एवेन्यूज भी ओपन हो सके लोगों के? बिल्कुल। मैं इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक लोकलाइज्ड पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बट एक गेटवे की ओर से देखता हूँ कि हम एक गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज की जब बात होती है, उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर की बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है एक यूनिवर्सिटी में, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को अब्रॉड के जो एक्सपीरियंसेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं उनको दे दे पाते हैं, जिसके लिए हमने 20 से भी ऊपर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ ऑलरेडी एमओयूज और कोलैबोरेशंस इनिशिएट किए हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट के जो पाथवेज हैं जिसमें आपके इंटीग्रेटेड डिग्रीज आपकी होती हैं, जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं, वहां से फैकल्टी भी हमारे यूनिवर्सिटी में आती है, ताकि एक होलिस्टिक ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो हम स्टूडेंट को दे पाएं। ये जल्द ही जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारा एक गेटवे जो है वो खुलने वाला है। जो 20 कोलैबोरेशंस हमारी जो हुई हैं उनमें एक मैच्योरिटी आने के बाद हम स्टूडेंट्स को जल्द ही बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। एआई एक बहुत ही वर्साटाइल है, हर फील्ड में देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी वंदन अधिनियम लाए हैं और नारियों को एम्पावर्ड करने की बात हो रही है। आधी आबादी जो पीछे छूट गई थी उसको आगे बढ़ाने की बात करी। एआई उसमें कितना हेल्पफुल हो सकता है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? जी, वुमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से हर एक नेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल जो है वो वुमेन का रोल है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक साल में वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड कई ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं स्टेट को और नेशन को, जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी में और एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन की जो इंटरवेंशन है वो हाईलाइट हो पाई है। कुछ ऐसे इवेंट की अगर बात की जाए तो नारी वुमेन इन टेक एक हमारा इवेंट 2025 में जो हुआ था, जिसमें श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने हमारा आके, बिल्कुल जी बिल्कुल, गवर्नर ऑफ यूपी ने आके उस इनिशिएटिव को एंडोर्स किया था और उसमें 50 से भी ऊपर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का इकोसिस्टम है वो हमारे कैंपस में आया था, जिसमें से कई एमएनसीज में से भी वुमेन लीडरशिप को हमने हाईलाइट किया था और उसके थ्रू जो डायलॉग और उसके थ्रू जो कमेंट्स और फीडबैक जो है हमने एक इकोसिस्टम में लाने की कोशिश की थी। राज्यपाल जी ने यहाँ आकर के
काम किया था, लेकिन सूबे के मुखिया भी, योगी भी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने इसका शायद इनॉग्रेशन किया था। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए ये। बिल्कुल, बहुत ही एक मेरे हिसाब से एक मतलब कि पाथ चेंजिंग एक मूवमेंट था, एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट था ये यूनिवर्सिटी के लिए, कि जो लीडर ऑफ द स्टेट, जो सीएम साहब, जो श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे कैंपस में आए थे, उनके आने से एक नई एनर्जी और एक नई अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज हमें नजर आया था, जो हम इस यूनिवर्सिटी के थ्रू टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में आगे ले जाना चाह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के तहत। एआई बहुत ही, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही इसका वर्साटाइल का स्पेस है। हम अगर अपने यहाँ की बात करें, भारत देश की बात करें, तो हमारा भारत देश 52% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो ये कितना सहायक होगा, आपकी यूनिवर्सिटी भी उसमें क्या करेगी? बिल्कुल, जो जो हमारा इंडिया का एआई मिशन है, उसमें कई पिलर्स जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हेल्थ केयर, आपने जैसे कहा एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस, हेल्थ। ऐसे हेल्थ केयर, ऐसे ऐसे कई एरियाज हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और उन्हीं एरियाज के साथ जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी का विजन है और एकेडमिक मॉडल है और रिसर्च इनोवेशन, उसको मैप कंप्लीटली शुरुआत से हमने किया हुआ है, ताकि जो हमारे पास टैलेंट इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स के हमारे आउटकम्स हैं, उसके साथ कंप्लीट मैप हो पाए, ताकि एक जो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन और एडिशन जो इस मिशन को हम दे पाए, वो एक कंप्लीट तरीके से फॉर्मलाइज्ड हो और कैलकुलेबल हो। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ में भी कहा जा रहा है कि एआई बड़ा कमाल दिखा रही है, एक्यूरेट वो उसमें डायग्नोस कर सकती है। लेकिन आपने जो बात कही बहुत ही मौजूद बात है कि उसके साथ साथ हमें एथिक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे आप इसको देखते हैं फ्यूचर में, कैसे? जी, जो मैंने बात की थी ह्यूमन इन द लूप की, या जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक वर्कफ्लो बना पा रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन का या कोई भी ऑपरेशन का, उसमें ह्यूमन इन द लूप की जो रिक्वायरमेंट है वो एसेंशियल हो जाती है, जहां पे भी ये टेक्नोलॉजी हमारे इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो रिस्क्स हैं, और जो एक एआई में एक टर्म होती है हेलुसिनेशन, या अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लेकर जाते हैं, तो इसमें बहुत ही एक हाई रिस्क रहता है हेलुसिनेशन का, जिसके थ्रू इनएक्यूरेसीज और डेटा का जो इनएक्यूरेट होना का उसका एक ऊपर नीचे होना लाइफ रिस्किंग हो सकता है। वहां पे एक ह्यूमन इन द लूप की बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हम सोचते हैं, इन स्पेशली इन हेल्थ केयर, इन अ हाई रिस्क एरिया, इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट, वहां पे इसकी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हालांकि खुद नहीं कहा, लेकिन किसी ने कहा कि इंडिया और चाइना हेल होल है, हम्म, और हमें स्नेक चार्मर की उपाधि दी जाती कि यहाँ ये देश सांप सपेरों का देश है। लेकिन क्या लगता है कि आप जैसे लोग जो इस यूनिवर्सिटीज को हायर एजुकेशन में इतना आगे बढ़ा रहे हैं, उससे भारत की छवि एक दूसरे प्रकार की छवि देखने को मिलेगी? जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने से पहले ही एक मिशन था कि भारत का जो यूथ है और जो वो भारत का फ्यूचर है, उसको अगर हम सही तरीके से एजुकेट और नर्चरिंग नहीं देंगे, गाइडेंस नहीं देंगे, क्योंकि आज के दिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, पर उसको गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर ग्रैस्प करने वाले लोग बड़े कम हैं। एग्जैक्टली जी। तो उसकी अगर राइट नॉलेज, एथिक्स, वैल्यूज, अगर हम वो चीज उसमें इंकलकेट नहीं कर पाएंगे, देन व्हाट दे आर सेइंग माइट गेट ट्रू। बट आज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से जो एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव बिना रियलिटी को जाने हुए इनएक्यूरेट रहता है। कोई आप किसी भी चीज के बारे में अगर होलिस्टिकली नहीं सोचते हैं, कंप्लीट पर्सपेक्टिव्स के साथ नहीं सोचते हैं, तो आपका ओपिनियन इज इनवैलिड। जब तक वो भारत में आकर उसकी रियलिटी, उसकी नहीं ब्यूटी नहीं।
जो टेक्नोलॉजिकली हम एडवांसमेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हम इस चीज पे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, नेशनल क्वांटम मिशन ले लीजिए, डिजिटल इंडिया ले लीजिए, 5G पे इतना आप ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, कई इतने एरियाज में हमारा जो एक इन्वॉल्वमेंट और एक इंटीग्रेशन और एक इंटरवेंशन गवर्नमेंट का इतने अच्छे तरीके से है, जो मेरे हिसाब से किसी भी और देश में नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मेरा एम्बिशन है इंडिया में आने का, कि हम इसी एम्बिशन के साथ और इसी अपॉर्चुनिटी के साथ हम इसको आगे लेकर जाएं। जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। ये हैकिंग का मामला ले लीजिए या लोगों को होल्ड करके पैसा लेने का मामला ले लीजिए, तमाम चीजें ये जो बुराइयां आ गई हैं उनको रोकने के लिए क्या कोई टेक्नोलॉजी की तरफ आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या? जी, ये वही बात आ जाती है कि जो ये कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी है, ये डेटा के बिना इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर हम कुछ मैकेनिज्म्स बना पाए जिसके थ्रू, मे बी थ्रू इमेज प्रोसेसिंग या मे बी थ्रू AI कैमरास, रिकॉर्डिंग, सेंसिंग, हम उस डेटा को कैप्चर करके उसको सही तरीके से एनालाइज कर पाए थ्रू दीज एल्गोरिदम्स, तो ना सिर्फ उसकी जो करेक्टिव मेजर हो पाए, पर उसका प्रिवेंटिव मेजर भी हम ले सकते हैं अगर सही डेटा सेट्स पे रिसर्च की जाए और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे हम यूनिवर्सिटी में भी हम काम कराया जाए स्टूडेंट से, तो एक रियल सॉल्यूशंस हम उसके ला सकते हैं और उनको सही तरीके से इन जो आपने एरियाज में बात की है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका कैंपस हमने देखा, बड़ा शानदार कैंपस आपने बनाया है। थैंक यू। ये कब तक पूरा हो जाएगा ये प्रोजेक्ट आपका, और आगे क्या संभावना है? ये हमारी संभावना है कि 2030 तक ये हमारा जो कंप्लीट ग्रीन फील्ड कैंपस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं वो हम चाहेंगे इधर थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से या कोलैबोरेशन के हिसाब से। हमने अपने कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिस्टम है, जो मॉडल है, हमने इस हिसाब से बनाया है कि ये 100 साल तक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट्स होंगी, इवन हायर एजुकेशन का जो मॉडल है उसमें अगर कोई चेंजेस आएंगे तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें इंटीग्रेट कर सकें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये है MD चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन्नाव कैंपस के जय इंदर सिंह जी, जो हमें बता रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो उसका जो फ्यूचर है वो बड़ा लॉन्ग टर्म किया है, शॉर्ट टर्म कोई चीज़ अपने नहीं है। 100 साल का प्रोजेक्ट है कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, जैसे भी चेंजेस आएंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, साथ ही साथ में कम पैसों से एजुकेशन मिल सके और उनको जॉब मिल सके। डे 1 से नहीं, 0 डे से उनको जॉब मिल सके, पैसा मिल सके, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। आप हमें दीजिए इजाज़त, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।